नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे कमाल के टर्निंग पॉइंट पर बात करने वाले हैं जिसने भारत की दिशा ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बाद और गुप्त साम्राज्य के ठीक पहले के उस दौर की जब मध्य एशिया से नए लोग आए। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसने भारत के स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज की इतनी मजबूत नींव रखी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या किसी विदेशी सैन्य तकनीक के आने से एक पूरे के पूरे स्वर्ण युग की शुरुआत हो सकती है? हम अक्सर सोचते हैं कि गोल्डन एज शायद अचानक से एक दिन आ गया होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। कुषाण और शका शासकों ने सैन्य और आर्थिक धरातल पर जो नए बदलाव किए थे, उन्होंने ही दरअसल गुप्ता साम्राज्य जैसे एक विशाल और ताकतवर एम्पायर का आधार तैयार किया था। ये एक बहुत ही गहरा और स्टेप बाय स्टेप होने वाला प्रोसेस था। तो सबसे पहले इस पूरे संदर्भ को और इन मध्य एशियाई संपर्कों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद एक ऐसा समय आया जब कुषाण शासक रोम और चाइना जैसी बड़ी ताकतों के बीच एक बेहद जरूरी कड़ी बनकर उभरे। और हाँ, जो लोग किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य छिपा है। जरा ध्यान दीजिएगा, 262 एडी का एक इंडो ससानियन शिलालेख है। ये इंडो ससानियंस के आगमन के दौर का है और सबसे खास बात यह है कि शिलालेख में पहली बार इस पूरे क्षेत्र को वर्णित करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल रिकॉर्ड किया गया था। ये इतिहास का एक ऐसा महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसे हमें जरूर याद रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेना और प्रशासन में आखिर क्या बड़े बदलाव आए। तो शाका शासकों ने भारत में आकर एक बिल्कुल ही नया ढांचा पेश किया जिसे सत्र प्रणाली कहा जाता है। इस नए सिस्टम ने प्रशासनिक शक्ति को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। सत्ता का एक तरह से केंद्रीकरण हुआ और शासकों ने खुद को राजाओं का राजा यानी किंग ऑफ किंग्स कहना शुरू कर दिया। ये एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पावर का नया दौर था जिसने आगे चलकर गुप्ता शासकों को प्रशासन चलाने का एक बिल्कुल नया और असरदार तरीका सिखाया। और सैन्य पहनावे में जो बदलाव आया वो भी अपने आप में काफी रोचक है। सोचिए, एक तरफ थी हमारी पारंपरिक भारतीय धोती जिसे उस समय तक सैनिक युद्ध में पहना करते थे, और दूसरी तरफ कनिष्का जैसे कुषाण नेताओं से प्रेरित होकर सैनिकों ने अचानक भारी पुश्तन कोट्स, ट्यूनिक्स और ट्राउजर्स यानी पैजामा पहनना शुरू कर दिया। ये कोई सिर्फ फैशन का बदलाव नहीं था, युद्ध के मैदान में लंबे समय तक सुरक्षित रहकर लड़ने के लिए ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी बदलाव था। अब युद्ध की बात हो और घुड़सवारी की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शाकों की सैन्य तकनीक में लंबे बूट्स और नुकीले हेलमेट्स जैसी नई चीजें तो आई ही, लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ वो थी एक बहुत ही आम सी लगने वाली खोज, रस्सी से बने रिकाब यानी रोप टोस्टरअप्स। ये छोटी सी तकनीक देखने में आम लगती है, लेकिन इसने घोड़े पर बैठे सैनिक का संतुलन और युद्ध क्षमता इस हद तक बढ़ा दी कि अब तेजी से दौड़ते घोड़े पर से बिना गिरे लड़ना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया था। और इन्हीं सब सैन्य और प्रशासनिक उन्नतियों का नतीजा क्या निकला? गुप्त साम्राज्य का शानदार उदय। तो जैसा कि हमने देखा, यही वो नए तरीके थे जिन्होंने उस मजबूत नींव को तैयार किया जिस पर आगे चलकर गुप्ता साम्राज्य पूरी शान से खड़ा हुआ। अगर हम इस शानदार सफर को क्रमबद्ध तरीके से इस टाइमलाइन पर देखें तो कहानी शुरू होती है 275 ईस्वी में, जब श्री गुप्ता इस राजवंश की स्थापना करते हैं। फिर 319-320 ईस्वी के आसपास चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर आते हैं और यहीं से असल में गुप्ता इरा का प्रारंभ होता है। इसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त, जिन्हें उनकी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उन्होंने 335 से 380 ईस्वी तक साम्राज्य का बेहिसाब विस्तार किया और आखिर में 380 से 412 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय का सुनहरा दौर आया, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी बेहतर जानते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि 335 से 455 ईस्वी के इस विशिष्ट वक्त को बिल्कुल सही मायनों में स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इस बेहिसाब अमीरी और समृद्धि के दरअसल 3 मुख्य स्तंभ थे। पहला, इनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, मुनाफे वाले सिल्क रूट पर सफलतापूर्वक नियंत्रण, जिससे इनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार आसमान छूने लगा। दूसरा, जब पैसा आया तो उन्होंने आर्थिक समृद्धि दिखाने के लिए भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। और तीसरा, समाज में एक स्थिरता और अपना दबदबा बनाए रखने के लिए उन्होंने राजाओं के दर्जे को बढ़ाकर उन्हें एक भगवान का यानी डिवाइन स्टेटस प्रदान कर दिया। लेकिन यहाँ तक आने के बाद हमारे दिमाग में एक बहुत ही गहरा और हैरान कर देने वाला सवाल रह जाता है, आखिर जो साम्राज्य तकनीकी रूप से इतना उन्नत था, आर्थिक रूप से इतना शक्तिशाली और अमीर था, वो 5वीं शताब्दी में अचानक हुना आक्रमणों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढेर कैसे हो गया? ऐसी कौन सी छुपी हुई कमजोरियां थी जिन्होंने इस मजबूत सुनहरी नींव को हिलाकर